दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसे अपने खेतों में काम करवाने के लिए कुछ महिला मजदूरों की आवश्यकता होती है। तभी वो एक चौराहे पर जाता है जहां पर सुबह सुबह बहुत सारे मजदूर मजदूरी की तलाश में खड़े होते हैं। वहां पर जाने के बाद उसकी नजर जो है वो एक महिला मजदूर पर पड़ती है, जिस महिला की उम्र तकरीबन 24 से 25 साल रही होगी। वो कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है और फिर वो उसे अपने पास बुलाने का इशारा करता है। वो महिला जाती है उसके पास और तभी वो उस महिला से कहता है कि दरअसल मेरे खेत में काम है, तो क्या तुम मेरे खेत में काम करना चाहोगी? महिला भी तुरंत हाँ कह देती है और उस व्यक्ति को कुछ 4-5 मजदूरों की आवश्यकता थी। तभी वो और 3-4 महिला मजदूरों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। अब वो व्यक्ति जो था वो सभी महिला मजदूरों को लेकर चल पड़ता है, लेकिन तभी उसे एक नौजवान महिला के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है और फिर इसके बाद बाकी महिला मजदूर को ही वो अपने साथ लेकर के जाता है। अब वो लड़की वहीं चौराहे पर ही बैठ जाती है और वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। इस वजह से उसकी आंखें भी नम हो गई थी। अब दोस्तों, ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के एक जिले की है। उस व्यक्ति का नाम रवि होता है। रवि ने सऊदी अरब में 3 साल तक काम किया था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तब उसे विदेश में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उसका विदेश जाने का मन नहीं कर रहा था और उसने फिर ये तय किया था कि वो अब अपने ही गांव में रह करके कोई काम कर लेगा। अब गांव में रवि के पास तकरीबन 6 बीघा जमीन थी और उसने अपनी जमीन में एक फूल पौधे की भी नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 3-4 लाख रुपए लगाने का निर्णय लिया। और इसी वजह से जो ये व्यक्ति था वो चौराहे पर मजदूरों को लेने के लिए गया था और वहां पर उसकी नजर एक 24 साल की महिला पर पड़ी थी, जिस लड़की का नाम मधु था। कुछ देर तक तो वो उस लड़की को देखता रहा और फिर ये सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मजदूरी करने के लिए भला यहाँ कैसे खड़ी है। लेकिन फिर उसने ये समझा कि आखिरकार होगी किसी मजबूरी में आई होगी और तभी रवि ने उस लड़की को अपने पास बुलाकर पूछा कि क्या तुम मेरे गांव पर मजदूरी करने चलोगी? मधु भी तुरंत हाँ कह देते हैं और इसके बाद रवि और 4 महिला मजदूरों को चुनता है और फिर सभी को टेम्पो में बैठा लेता है। अब जैसे ही मधु टेम्पो में बैठने लगती है, पहले तो वो चौराहे पर बने चबूतरे पर जाती है और वहां पर सो रहे 8-9 महीने एक छोटे बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। अब ये देख करके रवि जो है वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे फिर पूछने लगता है कि अरे ये बच्चा किसका है? मधु उसे जवाब देती है कि साहब ये मेरा बच्चा है। अब रवि तभी हैरान होकर उससे कहता है कि तुम इतने छोटे बच्चे को साथ लेकर के कैसे काम कर पाओगी? अब ये दिन भर तो तुम्हें परेशान भी करेगा, रोएगा, भूख लगेगी। अब तुम वहां पर काम करोगी कि या इसे संभालोगी? तभी मधु उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है साहब, मेरी बच्ची जो है वो बहुत ही अच्छी है और वो कुछ ज्यादा परेशान नहीं करती है। मैं इसे साथ लेकर के भी बहुत ही अच्छे से काम कर सकती हूँ और मैं काम में कभी कोई कमी नहीं करूंगी, तो प्लीज मुझे भी काम पर करने ले चलिए। लेकिन रवि ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे तुम माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम इतने छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर के काम ढूंढने कैसे आई हो? यही बात बिल्कुल गलत है। और इसके बाद जो रवि होता है वो मधु को काम पर ले जाने से साफ मना कर देता है। अब रवि की बात सुनकर जो मधु होती है वो चौराहे पर बने चबूतरे पर जाकर के बैठ जाती है। अब रवि को एक और मजदूर की जरूरत पड़ती है और तभी वो मधु की जगह किसी और मजदूर की तलाश करना शुरू कर देता है और जल्दी उसे एक और महिला मजदूर भी मिल जाती है। और फिर जो ये लड़का होता है वो सभी महिलाओं को टेम्पो में बैठाकर वहां से चला जाता है। रवि एक बार जब पीछे मुड़कर देखता है तो ये पाता है कि जो ये मधु है वो अपने बच्चे के साथ काफी तकलीफ में दुखी होकर बैठी है और उस वक्त उसके आंखों में आंसू भी भरे हुए थे। रवि जो है वो महिलाओं को नर्सरी में काम कराने के बाद शाम को वापस लाकर छोड़ दिया करता और अगले दिन से फिर से मजदूरों को लेने के लिए चौराहे पर पहुंचता है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचा था तो सभी जो महिला मजदूर थी उसे चारों तरफ से घेर लेती है। मधु भी उसमें दौड़ कर आती है, लेकिन जब ये देखती है कि ये वही व्यक्ति है जो कि कल भी आया था, तब मधु पीछे हट जाती है और फिर वापस से जाकर के चौराहे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार जो रवि था वो मधु से कहता है कि इधर आ, चलो तुम भी चलो, कोई बात नहीं, आज तुम भी काम कर लो। अब मधु जब ये सुनती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रवि फिर से कुछ मजदूरों को चुन करके उनको नर्सरी में लेकर के जाता है और फिर सभी को उनका काम ले जाकर के समझाता है। मधु को जो भी काम एक बार समझा दिया जाता था वो उसे दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। वो काफी ज्यादा समझदार थी, बहुत ज्यादा मेहनत और लगन के साथ काम भी करती थी। जहां पर बाकी महिलाएं 1 घंटे में 50 थैलियों में मिट्टी भर रही थी, वहीं पर मधु जो थी वो 1 घंटे में 60 से 65 थैलियों को भर दिया करती थी।
रवि मन ही मन यही सोचता था कि यार वाकई में ये लड़की काफी ज्यादा मेहनती है, मैंने तो इसे कल बेकार में ही गलत समझ लिया था। अब मधु ने अपने बच्चे को छाया में लिटा दिया था और फिर उसके पास कुछ खिलौने रख दिए थे। अब बच्चा जो था वह वहीं पर अच्छे से खेल रहा था। लेकिन जब तकरीबन 2 घंटे बीत जाते हैं तो फिर वो बच्ची जो है वो रोते हुए रेंगते हुए मधु के पास जाती है और फिर अपनी माँ को पकड़ करके खड़ी होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वो लुढ़क जाती है। अब बच्ची रोने लगती है और अपनी माँ से वो यही जिद कर रही थी कि वो उसे गोद में ले ले। लेकिन जो रवि था वो भी वहीं पर था। अब वो भी उसके पीछे पीछे थैलियों में बीज रख रहा था और वो बच्ची को लगातार देख रहा था कि जो बच्ची थी वो काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी मधु बच्ची को ना लेकर अपने काम में लगी हुई थी। अब उसे ये लग रहा था मधु को कि कहीं मालिक को यह ना लगे कि बच्ची की वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, और अगर काम पर कल ना लाए तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि यहाँ पर काम जो था वो काफी दिनों तक चलने वाला था और इससे उसको अच्छी मजदूरी मिलने वाली थी। लेकिन फिर रवि ने बच्चे की रोना बिलखना जब देखा नहीं जाता है तो फिर वो अपने काम को छोड़ करके बच्ची को अपने गोद में उठा लेता है और फिर उसे कहता है कि अरे बच्ची क्या हुआ, भूख लगी क्या है, मम्मी तो तुम्हारी बिजी है और तुम तो वैसे ही मिट्टी में देखो कितनी मैली हो गई है। वो उसके शरीर से मिट्टी झाड़ कर साफ करने लगता है। अब मधु उसे देखती रहती है और तभी कहती है कि मालिक आप उसे लिटा दीजिए, वरना फिर वो आपके भी कपड़े गंदे कर देगी। अभी रवि हंसते हुए इससे कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो कि अब तुम्हारा टाइम हो गया है तो अब तुम इस बच्ची को लो संभाल लो, और मैं वैसे भी बहुत देर से देख रहा हूँ कि बच्ची जो है वो भूखी है, लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन जो मधु है वो फिर भी अपना काम नहीं छोड़ती है, लगातार वो काम करे ही जा रही थी। तो अभी रवि उसे फिर से कहता है कि देखो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम काम छोड़ो और बच्ची को संभालो, और फिर जा करके मधु उठती है और दुपट्टे से अपना हाथ वगैरह पोंछती है और फिर रवि से बच्चे को अपनी गोद में लेकर के वो उसे दूध पिलाने लगती है। अब तब तक मजदूरों के चाय पीने का भी टाइम हो चुका था। तभी रवि जो है वो गांव के एक दुकान पर जाता है और मजदूरी के लिए चाय और बिस्किट सब कुछ का जुगाड़ करता है, और साथ ही वो बच्चों के लिए चिप्स और थोड़े बहुत कुछ खाने वगैरह के भी सामान लाया था। सभी मजदूर बैठ करके नमकीन और चाय पीते हैं और तभी रवि जो है वो मधु को चिप्स वगैरह देते हुए कहता है कि लो बच्ची को खिला दो। तभी मधु कहती है कि अरे इतनी सारी चीजें ये थोड़ी ना खाएगी, ये सिर्फ 1-2 चिप्स ही खा पाएगी और थोड़ी सी हो सकता है कि फ्रूटी पी ले, बाकी ये कुछ नहीं खाएगी पिएगी, वैसे भी अभी इसकी उम्र मात्र 10 महीने है। तभी जो रवि होता है वो मुस्कुरा देता है, कहता है कि ऐसे कैसे नहीं खाएगी, तुम मुझे दो इसे, मैं इसे खिलाता हूँ। अब वो उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है और उसे चिप्स खिलाने लगता है और थोड़ी सी उसे फ्रूटी भी देता है। और उसके बाद जो बच्ची थी वो अब कुछ नहीं खा रही थी और वो लगातार सिर हिला रही थी। तभी मधु की हंसी छूट जाती है। वो कहती है कि मालिक मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये ज्यादा कुछ नहीं खाती है, बस 1-2 चिप्स ही खा पाएगी। अब जो बाकी मजदूर थे वो भी अपने काम में लग चुके थे। तभी जो रवि था वो 2-3 समोसे अलग से लेकर आया था और वो बच्ची के मुंह में धीरे धीरे डालने शुरू करता है। कहता है कि लो इसे तुम खिला दो। मधु कहती है कि अरे ये सब कुछ ये नहीं खा पाएगी, अभी बहुत छोटी है। तो रवि कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम इसे खा लो। तभी मधु इसे मना कर देती है। तभी रवि उसे कहता है कि अरे मैं ये बच्ची के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लेकर के आया था, मुझे पता है कि तुम बच्चे को दूध पिलाती होगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहना चाहिए। अब दोस्तों जो मधु होती है वो समोसों को ले लेती है और तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोच करके चलो कम से कम ये मालिक तो कितने अच्छे कि वो उसका इतना ख्याल रख रहे हैं। और अब फिर से सभी काम में जुट जाते हैं और फिर से सभी शाम तक काम करते हैं। मधु ने आज सबसे ज्यादा काम किया था। हालांकि बीच बीच में बच्चे ने उसे थोड़ा बहुत परेशान किया था, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसके बावजूद भी मधु ने सबसे ज्यादा काम निपटाया था। शाम को जब अब सभी मजदूर इकट्ठा होते हैं तभी रवि ने उनसे कहा कि देखो एक काम करना है कि अब मैं रोजाना तुम लोगों को बुलाने के लिए उस चौक पर नहीं आऊंगा, तुम लोग अब खुद ही यहाँ पर सुबह सुबह काम पर आ जाना और फिर अपनी मजदूरी को पूरा करके चले जाना। अब उन्हें भी रोजाना के लिए काम मिल चुका था और ऐसे ही करते दोस्तों लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। अब नर्सरी में बहुत सारा काम जो था वो हो चुका था और इसी बीच जो रवि था वो उस बच्ची के कुछ खिलौने भी ला करके दिए थे। अब जैसे ही वो उसे अपनी बच्ची की तरह बिल्कुल ख्याल रखने लगा, उसे बहुत प्यार से खिलाता भी था, उसे दुलार भी करता था। अब मधु तो किसी से कोई ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन जो रवि था वो उससे थोड़ा कहीं ना कहीं खुल करके बात कर लेती थी। रवि की उम्र जो थी वो भी तकरीबन 25-26 साल थी और वो खुद अपने पैसे लगा करके नर्सरी तैयार कर रहा था। और जब वो मधु से इस बारे में कुछ पूछता है या फिर उससे जब बात करने की कोशिश करता तो जो मधु थी वो बेझिझक उससे बातचीत कर लिया करती थी। और बातचीत के दौरान ही रवि को ये पता चला था कि जो मधु है वो अपनी माँ के साथ अपने मायके में रहती है और माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है।
अब जहाँ पर उसकी शादी हुई थी, उसका पति जो था वो काफी ज्यादा नशेड़ी था और जो उसके ससुराल वाले थे वो भी उसे कहीं ना कहीं तंग किया करते थे और मधु जो थी वो काफी गरीब परिवार से थी और इसीलिए उसके ससुराल वाले कहीं ना कहीं उसे काफी प्रताड़ित करते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और इसी वजह से वो अपना ससुराल छोड़ करके मायके लौट आई थी। और तब उसकी बच्ची सिर्फ 2 ही महीने की थी और अब वो तकरीबन 8-10 महीने से अपने मायके में ही रह रही थी। जब वो बच्ची को लेकर के काम ढूंढने के लिए निकला करती थी तो ज्यादातर लोग जो थे वो उसे काम पर रखने से ही मना कर देते थे और उसे महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही बमुश्किल काम मिल पाता था, जिससे कि वो बहुत ही मुश्किल से 2-2,500 रुपए ही कमा पाती थी और इन्हीं पैसे से वो अपनी बच्ची और अपनी माँ को किसी तरह से गुजर बसर करवा रही थी। अब मधु की कहानी सुनकर के रवि उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। वो यही सोच रहा था कि काश मेरे भी जीवन में कोई ऐसी ही महिला होती जो कि मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलती। देखो ये महिला कितनी समझदार, मेहनती और होशियार लड़की है। बाकी मजदूर उसे काफी ज्यादा उम्र में बड़े थे लेकिन मधु के जैसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबसे अच्छे तरीके से और मेहनत से काम करते थे। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन जो रवि था वो मधु के पास जाकर के उसके साथ बैठ जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मधु जो है वो उसकी बातों को अनसुना कर देती है और फिर से रवि कहता है कि देखो मधु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत मेहनती हो। तुम जितनी ज्यादा खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरती के साथ अपना काम भी करती हो। और मधु भी आखिर कब तक उसकी बातों को इग्नोर कर सकती। फिर वो कहते हैं कि अरे रहने भी दीजिए, आपको मेरी खूबसूरती से क्या लेना देना है। आपको तो बस मेरे काम से ही मतलब रखना चाहिए, ना कि मेरी खूबसूरती से। तभी रवि फिर से कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सच में ही खूबसूरत हो तो तुम्हें कोई भी खूबसूरत कहेगा। अब दोस्तों वो आज पूरे दिन मधु के ही आगे पीछे घूमता रहा और बार बार वो उसकी लगातार तारीफ किए जा रहा था। शायद वो उससे कुछ बातचीत करना चाहता था, लेकिन जो मधु थी वो उसके किसी बात का कोई ऐसा जवाब ही नहीं देती थी। कभी कभी वो एक आध शब्द कह दिया करती थी और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहती थी। और फिर वो सभी मधु जब शाम को घर जाने लगते हैं तब रवि एक बार फिर से जाकर के मधु से कहता है कि तुम मेरी किसी बात का कोई बुरा मत मान लेना, बस मुझे तुम अपने मजदूरों में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, समझदार लगती हो। दरअसल रवि कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन वो अपनी बात को वो घुमा फिरा करके मधु से कह रहा था। और फिर मधु जो है वो अपने घर चले जाती है। अगले दिन जब मधु घर आती है तो जब काम पर आती है तो उसने नई साड़ी पहन रखी थी और खूब अच्छे से तैयार होकर आई थी और बच्ची को भी उसने अच्छे खासे नए कपड़े पहना रखे थे। अब रवि जब उसे ऐसे देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। मन ही मन यही सोचता है कि शायद कल मैंने जो इसकी तारीफ की थी तो आज ये मेरे सामने ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अच्छी से बनकर आई है। हो ना हो इसके भी दिल में मेरे लिए कुछ न कुछ फीलिंग्स जरूर है। और फिर वो मधु के पास जाता है और उससे कहता है कि अरे वाह, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज तो तुम्हें कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि तुम तो बिल्कुल ही नर्सरी की मालकिन की तरह दिख रही हो और लगेगा कि हम ही लोग तुम्हारे मजदूर है। लेकिन जब वो मधु के चेहरे को ध्यान से देखता है तो फिर उसे ये पता चल जाता है कि जो उसकी आंखें हैं उस समय उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो काफी ज्यादा घर से रो कर आई हो। तभी रवि उससे पूछने लगता है कि क्या बात है, ये तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे आ गए। तभी मधु उसे कहती है कि देखिए, अब मैं आपके पास काम करने नहीं आ पाऊंगी, मेरा अब जो भी पैसा बन रहा है आप मुझे वो पैसा दे दीजिए। तभी रवि उसे कहने लगता है कि अरे यार मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कल तंग कर दिया या बोल दिया था। तभी मधु कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन कल शाम को जो मेरा पति था वो मेरे घर आया था और उसने मेरे साथ काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया, मुझे मारा पीटा भी और कई तरह की गालियां भी दी और मुझ पर कई तरह के इल्जाम भी लगाए। वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर रह करके धंधा कर रही हूँ। बताइए, मैं यहाँ पर आपके यहाँ कड़ी मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ, अपने बच्चे को संभाल रही है, लेकिन वो है कि वो मुझ पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है। अब रवि जब ये सब कुछ सुनता है तो वो दंग रह जाता है और फिर उससे कहता है कि तो क्या तुम पैसे लेने के बाद अब दोबारा काम नहीं करने आओगी। तभी मधु फिर से रोने लगती है और कहती है कि हमारे पड़ोस के सभी लोग कह रहे हैं कि तुम जाओ, अपने पति के पास वापस लौट कर चली जाओ, लेकिन किसी को मेरी तकलीफ के बारे में अंदाजा नहीं है कि मैं वहाँ कैसे दर्द सह करके जिंदगी जी रही हूँ। अब 3 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसने मुझे कभी भी प्यार से बातचीत नहीं की और ना ही कभी उसने मेरी बच्ची की कदर की है और इसके लिए आज तक उसने एक कपड़ा तक नहीं खरीदा है। जो भी कुछ वो कमाता है वो बस शराब में और जुए में उड़ा देता है और उसके घर वाले भी उसी की तरफदारी करते हैं। मैं बहुत ही मुश्किल से वहां से भाग करके अपनी माँ के पास आई थी और ये जानते हुए भी कि मेरी माँ के पास भी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ मुझे शांति से जिंदगी तो जीने की मिलती है। तभी रवि पूछता है कि तब तुम्हारा पति तुम्हारे घर क्या करने आया था।
तभी मधु बताती है कि वो ऐसे ही महीने 2 महीने में आता है, रात में आता है, शराब पीकर आता है और मनमानी करके सुबह को चला जाता है। कल जब वो आया था तब मैंने उससे कोई बातचीत ही नहीं की थी और उसके पास गई भी नहीं, और इसी बात से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो रात में ही मुझसे मारपीट करने लगा, मुझे उल्टी सीधी बातें बोलने लगा, कहने लगा कि तुम यहाँ पर गलत काम करने आई हो। और फिर वो वहां पर रात बिताने के बाद चला गया। ना तो वो मुझे पैसे देता है और ना ही मेरी बच्ची का ध्यान रखता है। मैं तो उसके घर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन कभी ये नहीं कहता है कि तुम भी चलो मेरे साथ, मैं अब सुधर जाऊंगा। अब रवि जब उसकी बातें सुनता है तो वो और ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो उसकी बच्ची को अपनी गोद में लेता है और फिर अपने रुमाल से वो मधु के आंसू पोंछते हुए कहता है कि देखो तुम ऐसे मत रहो, चुप हो जा। और तभी दोस्तों जो उसका पति होता है वो जहाँ पर नर्सरी पर काम कर रही थी वहीं पर आ जाता है और आते ही मधु को गालियां देने लगता है, उसे अनाप शनाप बातें बोलने लगता है। वो कहता है कि अच्छा तो तू यही सब करने के लिए यहाँ पर आती है, बता कि कौन है ये और ये कितने पैसे तुझे महीने के देता है या रोज के देता है। अब रवि जब उसकी बातें सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है। मधु डर कर और रवि के करीब जाती है और फिर उसका पति मधु के पास जाता है और फिर उसे कहता है कि अब तू धंधा नहीं कर रही है तो तू यहाँ पर क्या करने इसके पास रोज आती है। वो जबरदस्ती मधु का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है और कहता है कि आज चल तू घर, मैं आज तेरी अच्छे से मरम्मत करूंगा। अब मधु जो है वो झटके से अपना हाथ उसे छुड़ाती है और फिर उसे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ लौटकर नहीं जाऊंगी। फिर से उसका वो पति हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे जबरदस्ती खींचने लगता है, कहता है कि तू जाएगी कैसे, नहीं मैं तो तुझे यहाँ से मार कर घसीटते हुए भी ले जा सकता हूँ, तू तो जानती है मुझे। अब वो मधु को जोर से खींचने लगता है जिससे कि वो जमीन पर गिर जाती है और उसके जो कपड़े थे वो भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। बच्चे को उस वक्त रवि ने गोद में ले रखा था, बच्ची भी उस समय रोने लगती है। अब जैसे ही मधु को वो घसीटते हुए 2-4 कदम लेकर बढ़ा ही था कि मधु रोने और चीखने चिल्लाने लगती है। अब जो सभी महिलाएं थी उसे रोता देख करके उसके पास उसकी मदद के लिए जाती है। अब तब रवि उसके पास जाकर के खड़ा था और फिर उसे कहता है कि भाई अब बहुत तूने कर लिया, अब तुम इसे छोड़ दो। अब जब ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है तो तुम इसके साथ जबरदस्ती क्यों करे। तो वो कहता है कि नहीं छोड़ूंगा, तू क्या करेगा, ये मेरी पत्नी है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तेरी हिम्मत है तो तू मुझे इसे बचा करके देखा। तभी रवि जो है वो उसका दूसरा हाथ पकड़ करके मोड़ देता है। तभी वो व्यक्ति जोर से चिल्ला पड़ता है तो रवि कहता है कि अभी भी तुझसे कह रहा हूँ कि तुम इन्हें छोड़ दो वरना फिर तू किसी काम का रहेगा नहीं, यहीं पर तेरा मैं हाथ तोड़ सकता हूँ। अब वो लड़का जो था वो चिल्लाने लगा। अब तभी जाकर वो उसने मधु का हाथ छोड़ा और मधु को बाकी महिलाएं सहारा देकर के खड़ा करती है और फिर उसे संभालती है। अब रवि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर वो कहता है कि देख भाई, खुद तो तू अपनी बीवी और बच्चों को कमा करके खिला नहीं सकता है और अगर ये मेहनत मजदूरी करके अपना खुद का खर्चा उठा रही है तो तू जो है वो इसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है। तुम इंसान हो या जानवर हो। तभी उसका पति कहता है कि हाँ मैं इंसान नहीं हूँ तो तू क्या कर लेगा मेरा। कभी रवि उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो तेरी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ, क्योंकि रवि ने सारी कहानी मधु से पहले ही सुनी थी कि उसका पति कैसा है। अब पहले से ही रवि को उस पर काफी गुस्सा था, लेकिन क्योंकि वो मधु का पति था इसलिए वो उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तभी उसका पति कहता है कि ठीक है मैं तो सब समझ ही रहा हूँ, इसे तो तुम लोगों ने ही बहका कर रखा है, तेरे जैसे लोगों को चापलूसी यही लोग करती हैं और तूने ही इसे अपनी रखेल बना करके रखा हुआ है। और मैं अभी थाने जाता हूँ और तुम्हारे खिलाफ जाकर के FIR दर्ज कराऊंगा कि तूने मेरी पत्नी को गलत तरीके से बनाया है, रखा है। रवि ने कहा कि जा तुझे जो करना है कर ले, मैंने इसे रखा है और मैंने इसे बीवी बनाया, अब तू जो करना है तुझे कर ले। और इस तरह से वो उसका पति जो था वहां से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। अब वहां पर उसके जाने के बाद महिलाएं कहती है कि मालिक आपको उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, यहीं पर जमीन पटक कर उसे मारना चाहिए था, तब जाकर के उसकी अकल ठिकाने आती। तभी रवि उसे कहता है कि ऐसे कैसे मैं उसे मार दूं, आखिर वो मधु का पति है। तो हो सकता है कि कल को मधु ही कहने लगती है कि सभी ने मिल करके मेरे पति की पिटाई कर दी, और ऐसे लड़ाई झगड़े जो है वो करने अच्छी बात नहीं होती। इधर मधु तो बस रोए जा रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब सभी महिलाएं जो है वो उसे चुप करा रही थी, उसे समझा बुझा रही थी। रवि भी उसे दिलासा देता है और फिर जाकर उसे चुप कराता है। शाम को रवि उसे कहता है कि देखो मधु, मेरे पास हमेशा ही काम चलता रहेगा और तुम काम की चिंता कभी भी मत करना और मैं तुम्हें हमेशा के लिए ही काम पर रख लूंगा। तुम ऐसे कसाई इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताओगी, ये जल्लाद है, तुम अपनी माँ के साथ ही रहो। तभी मधु कहती है कि देखिए मालिक, इसका ये आज का ड्रामा नहीं है, पिछले 3 साल में ये कई बार मेरे साथ ऐसा ही करता है। 6 महीने बीत जाते हैं, सैकड़ों मजदूर नर्सरी पर आए और चले गए थे, लेकिन जो मधु थी वो शुरू से आखिरी तक अभी भी रवि की नर्सरी में काम कर रही थी।
वो अपनी मेहनत और लगन से काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहे थे और अब उसकी बच्ची भी तकरीबन 1.5 साल की हो चुकी थी और थोड़ा बहुत घुटने पर चलने भी लगी थी, बातों को भी समझने लगी थी। और अब वो मधु को ज्यादा परेशान भी नहीं करती थी। अब जो पौधे थे वो फल फूल करके बिकने लायक हो चुके थे। तभी एक दिन रवि ने तकरीबन 15,000 के पौधे बेचे थे। रवि इस बात से बहुत खुश था और मधु भी बहुत खुश थी। उनके चारों तरफ हरे भरे फूलों के गमले लगे हुए थे जो कि काफी खूबसूरत खुशबू दे रही थी। रवि ने 15,000 रुपए में से 5,000 रुपए निकाले और सीधे ले जाकर के मधु के हाथ पर रख दिए और उसका आंख अपने हाथ में पकड़ लिया था। वो मधु से कहता है कि जो नर्सरी आज इतनी कामयाब हो पाई है, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत और लगन का ही नतीजा है और इसमें तुम्हारा भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं इस नर्सरी को इतना कामयाब नहीं कर पाता। अब वो उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि इन फूलों की तरह तुम भी बहुत ज्यादा प्यारी हो और आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। अब वो उसे हल्का सा अपनी ओर खींचता है। तभी जो मधु होती है वो भी जाकर के उसको गले लग जाती है, लेकिन तभी वो कहती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, ये तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, लेकिन इस प्यार का क्या फायदा होगा? कल के दिन आपकी भी शादी हो जाएगी और मैं तो वैसे भी एक मजदूर हूँ और मैं एक मजदूर की तरह ही रह लूंगी और इससे ज्यादा आप मुझे कुछ समझिए भी मत। अभी तभी वो उससे अपना हाथ छुड़ा करके पीछे हटने लगती है। तभी रवि उससे रोकते हुए कहता है कि यार मधु, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं शादी किसी और से क्यों करूंगा? शादी भी मैं तुम्हारे ही साथ करूंगा और ये बात मैंने बहुत पहले से ही सोच कर रखी है। ये सुनकर के मधु फिर से उसके गले में जाकर लग पड़ जाती है और फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है। और फिर रोते हुए वो यही कह रही थी कि आप जो ये बातें कह रहे हैं, मुझे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई हसीन सा ख्वाब देख रही हूँ। और तभी रवि उससे कहता है कि जिस तरह से तुम मेरे इस तरह गले लगी हो, मुझे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती होगी। जिस दिन मधु का पति अपना ड्रामा करने गया था, उसी दिन से मधु के दिल में कहीं ना कहीं रवि के लिए जज्बात पैदा हो गए थे, उससे प्यार हो गया था। लेकिन कभी भी उसने इस बात को रवि के सामने जाहिर नहीं होने दिया था। अब जो रवि था वो मधु से शादी करने का फैसला कर चुका होता है और फिर गांव में पंचायत बैठा करके मधु के पहले पति से उसको तलाक दिलवाता है और फिर आखिरकार रवि उससे शादी कर लेता है। अब रवि ने नेक दिल से काम की शुरुआत की थी और काम में भी काफी अच्छा मुनाफा हुआ था और उसकी जिंदगी भी संवर गई थी और साथ ही साथ उसने मधु की भी जिंदगी संवार दी थी। और उसकी नर्सरी में जितने भी खूबसूरत फूल थे, उससे भी ज्यादा खूबसूरत मधु और उसका दिल था। और रवि भी एक नेक और साफ दिल का इंसान था और उनकी जो बच्ची थी वो भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब पूरा परिवार जो है वो बहुत हंसी खुशी के साथ जीवन जी रहा है और मधु की माँ को भी रवि जो है वो अपने ही साथ लेकर आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर जरा से भी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो।